नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मिड और स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा वो गिर गए हैं या उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुके हैं, तो आप देखोगे तो उसका मेजर रीज़न जो है वो डेट का है और दूसरा जो रीज़न है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। तो आपको पहला ये सजेशन है कि आपको पहले देखना है कि मैनेजमेंट कैसी है और उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज तो है नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यदि इश्यूज है स्टॉक्स में, तो ये जो स्टॉक्स है आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और दूसरा आपको देखना है कि बिजनेस में कितनी ज्यादा डेट है और कितने वर्किंग कैपिटल की उनको जरूरत होती है। और यदि बिजनेस में बहुत ज्यादा डेट है और बहुत ज्यादा उनको वर्किंग कैपिटल लगता है, तो ऐसे जो बिजनेसेस है या ऐसे जो स्टॉक्स है वो पर्टिकुलरली जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है तभी बहुत ज्यादा उनको अफेक्ट होता है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि जेट एयरवेज के ऑपरेशंस फिलहाल में बंद हो चुके हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, यानी उनको अपने एम्प्लॉयज को लेने के लिए बहुत पैसे लगते हैं या उनको जो प्लेन्स होते हैं वो सारे उनके रेंट पे होते हैं। इसके अलावा उनका जो फ्यूल का खर्चा होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। तो ये केस में क्या हो गया था कि वो कोई तो एक लेंडर उनको ये पैसे देता है, जैसे कि एसबीआई उनको पैसे दे रही थी। तो जब तक एसबीआई उनको पैसे दे रही थी तब तक उनके जो ऑपरेशंस है वो चल रहे थे, पर एक बार उनका पैसा देना बंद हो गया तो उनके जो ऑपरेशंस है वो सारे बंद हो गए। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी स्टॉक बाय करने के पहले स्टॉक में कितनी डेट है, नेट डेट टू इक्विटी रेशो कितना है या उनका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। और यदि स्टॉक में बहुत ज्यादा डेट है और उनके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और सपोज ऐसे टाइम में रिसेशन आ जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिट उनको होता है और उनका बिजनेस मॉडल इतना सस्टेनेबल नहीं होता है और इसीलिए जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी गिर जाते हैं। आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें मैंने पीएसपी प्रोजेक्ट जो स्टॉक है उसमें कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री स्टॉक है। थायरोकेयर डेट फ्री है या अवंती फीड्स भी डेट फ्री है। मैंने इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल में भी इन्वेस्ट किया है जिसमें उनमें कुछ डेट है, पर वो एचएफसी है उनका एक पार्ट, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी का सेक्शन है और इसीलिए उनका जो डेट है, और ये भी देखोगे बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो ये जो डेट है वो काफी कम है। और इसके अलावा मैंने रेन इंडस्ट्रीज में भी मेरा इन्वेस्टमेंट किया है और रेन इंडस्ट्रीज में जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे पूछोगे कि आपने ऐसे सिचुएशन में रेन इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आपको डेट के साथ साथ फ्री कैश फ्लोज भी देखने होते हैं। और फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं कि मैंने सारा बिजनेस कंप्लीट किया, मेरे जो सारे एक्सपांशंस थे या मेरे जो सारे एक्सपेंसेस थे, ये सारा कंप्लीट होने के बाद मेरे पास कितना कैश बचता है उसको फ्री कैश फ्लोज बताया जाता है। तो फ्री कैश फ्लोज आप रेन इंडस्ट्रीज के केस में देखोगे तो वो काफी अच्छे हैं और उनके जो फ्री कैश फ्लोज है वो काफी सस्टेनेबल है और इसीलिए मैंने रेन इंडस्ट्रीज में होल्डिंग है या मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके रिगार्डिंग मैंने काफी अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हो। और फिलहाल में आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काफी स्लो डाउन हुआ है और इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। या कोई भी कस्टमर होता है, जैसे कि किसी को ट्रक खरीदना है या कमर्शियल व्हीकल खरीदना है, तो वो कोई भी कैश पे नहीं खरीदता। वो क्या करता है, कोई भी एनबीएफसी के पास जाता है और एनबीएफसी से लोन उठाता है और ये लोन उठाने के बाद में ही वो अपना जो व्हीकल होता है वो खरीद सकता है, क्योंकि ये व्हीकल की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप अभी देखोगे तो क्या हो गया कि एनबीएफसी के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी ये जो पैसा होता है वो एक तो म्यूचुअल फंड से लेते थे या बैंक से लेते थे। और फिलहाल में क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड ने एनबीएफसी को पैसा देना बंद कर दिया है और बैंक भी जो पैसा दे रही है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट वो ज्यादा चार्ज करने लगे हैं और इसीलिए एनबीएफसी में अभी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स आ गया है। और इसीलिए आगे आप देखोगे तो कस्टमर्स भी आगे उनके जो व्हीकल्स होते हैं या उनके जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो इतने अच्छी तरीके से नहीं ले सकते, या उनके जो एक्चुअल में आप देखोगे तो रेट उनको मिलता है या नेट उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो भी बढ़ गया है। और आप देखोगे तो ये जो सारी चीजें हैं वो पूरे इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब पहले जो इंपैक्ट आया वो एनबीएफसी सेगमेंट में आया, उसमें कुछ लिक्विडिटी के प्रॉब्लम चालू हो गए आईएलएफएस के क्राइसिस के बाद में, और इसका जो इंपैक्ट है वो बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद में बाकी जो सेक्टर्स है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सेगमेंट है या रोड कंस्ट्रक्शन ये जो सेगमेंट है, इसमें भी इसका इंपैक्ट आ जाएगा। और इसीलिए आपको ये देखना है कि ये जो सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और ज्यादा डिमांड नहीं होती है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में या बाकी सेगमेंट्स में भी, तभी आपको कौन से स्टॉक में खरीदने चाहिए या कौन से स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो मेरा पहला ये सजेशन है कि ऐसे जो स्टॉक्स है जिसमें डेट फ्री है या कोई भी डेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वो बहुत उनका जो बिजनेस मॉडल है वो असेट लाइट है, और ऐसे ही स्टॉक को आपको आगे जाके खरीदना है। और इसके अलावा आपको ऐसे बिजनेसेस देखने हैं कि जिसकी टिकट साइज जो है वो काफ़ी कम है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट के कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम है, यानी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50, 100 या 1000 रुपीज़ तक के जो प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, ऐसे जो बिजनेस होते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है, यानी रिसेशन का जो इम्पैक्ट होता है उन पर, या स्लोडाउन का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे कि FMCG सेक्टर हो गया या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, ये जो सारे सेक्टर्स है वो डिफेंसिव सेक्टर्स है, क्योंकि कल को रिसेशन आ जाता है तो मेरा खाना मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, या मुझे कुछ बीमारी है तो उसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन लगते हैं, वो मेडिसिन लेना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं कार लेना कम कर सकता हूँ, या आगे जाके मुझे रियल एस्टेट में यानी मेरा कुछ घर लेना होता है तो वो मैं आगे जाके डिले कर सकता हूँ। पर मेरा जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है या मेरा जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें लगती है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए ऐसे जो सेगमेंट्स होते हैं या ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं उसको इकोनॉमिक स्लो डाउन या जो रिसेशन होता है उसका कम से कम इम्पैक्ट होता है। और आपको ऐसे ही जो स्टॉक्स है या ऐसे जो सेक्टर्स है पर्टिकुलरली जिसमें मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, उनका जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, या उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई भी इश्यूज नहीं है, और आपको ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो और उसके जो मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसे ही जो बिजनेसेस है वो लॉन्ग टर्म में या जब भी रिसेशन आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है, तभी सस्टेन कर सकते हैं। और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि FMCG हो गया, कंज्यूमर स्टेपल हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, या फार्मास्यूटिकल के जो नीश प्रोडक्ट है या जो अच्छे बहुत मैन्युफैक्चरर्स है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, जिसमें US FDA का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।